ओके, आज कार्डियोलॉजी में डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम के डिजीज़ को। पहले ब्रीफ सा डिस्कस करते हैं द एनाटॉमी ऑफ द पेरिकार्डियम, डायग्रामेटिकली सीख लेते हैं। देखिए पेरिकार्डियम के टू लेयर्स होंगे, टू लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं serous लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, एक को हम कहते हैं फाइब्रस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। अब ये serous लेयर कौन सा है और फाइब्रस लेयर कौन सा है, तो डायग्राम को रिकॉल कर लेते हैं। सी दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, जिसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ये हो गया एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के बाद फिर जो सेकंड लेयर आएगा द मस्कुलर लेयर, इसको हम कहेंगे मायोकार्डियम, द मस्कुलर लेयर। उसके बाद जो बाहर लेयर आएगा जो टाइटली अटैच होता है मायोकार्डियम के साथ, ये वाला लेयर। इसको हम नाम देते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ओके, विसरल पेरिकार्डियम, या इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम या विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर इसके बाहर एक और लेयर होगा, दिस वन, और इसको हम कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम या पैराइटल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। अब ये जो विसरल और पैराइटल लेयर बन गए, ये दोनों बेसिकली किस के अंडर आएंगे, सेरस लेयर के अंदर। यानी सेरस लेयर के फर्दर टू लेयर्स हैं, एक इसका है विसरल पेरिकार्डियम और एक इसका होगा पैराइटल पेरिकार्डियम। एंड अगर आप देख लो तो दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस है, एक कैविटी है। इस स्पेस को या इस कैविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। एंड इस कैविटी में थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, लिटिल बिट ऑफ फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड बेसिकली इन दोनों लेयर्स को लुब्रिकेट रखता है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान रगड़ या फ्रिक्शन को कम करता है। तो 30 to 50 ml फ्लूइड होगा इन दोनों लेयर्स के दरमियान, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड बनता रहता है, ड्रेन होता रहता है। फिर उसके बाद जो सेरस लेयर है, इसके बाहर अगर मैं थोड़ा सा थिक लेयर बना दूं, एक थिक लेयर होगा आउटसाइड पे, ये जो टाइटली अटैच है विद द विसरल लेयर। ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, इट्स अ वेरी टफ लेयर, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, फाइब्रस लेयर जो है ये किसके साथ टाइटली अटैच था, पैराइटल लेयर के साथ। ये बाहर ब्लू में पैराइटल लेयर भी मैं बना देता हूँ, डिमार्केट कर देता हूँ। तो दिस इज द पैराइटल पेरिकार्डियम। तो दीज आर द लेयर्स। सो वी हैव सेरस लेयर एंड वी हैव द फाइब्रस लेयर। और हम मेनली बात करेंगे सेरस लेयर की। इट हैज टू लेयर्स, विसरल लेयर, पैराइटल लेयर, एंड इट कंटेन फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी का काम एक तो ये भी है कि जब हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं, जब ये फिल होते हैं ड्यूरिंग डायस्टोल, जब वेंट्रिकल्स अपने आप को ब्लड से फिल करते हैं तो कैविटी एक्सपेंड होगी, और जब वेंट्रिकल्स एक्सपेंड होंगे तो एक्सपेंशन के लिए ये कैविटी स्पेस प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स द स्पेस, इट प्रोवाइड्स द एरिया फॉर द वेंट्रिकल्स, ताकि वो इजीली क्या हो सके, फिल हो सके, डिस्टेंड हो सके ड्यूरिंग डायस्टोल, जब दिल खुद को फिल कर रहा होता है ब्लड से, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम पेरिकार्डियम की एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम ऑफ द पेरिकार्डियम इज कॉल्ड मेसोथेलियम। डू रिमेंबर, जो हमारे बॉडी में सेरस मेम्ब्रेन्स है, लाइक प्लूरा है, पेरिकार्डियम है,
इनके जो एपिथेलियम है उसको हम कहते हैं मीजोथेलियम, और अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो द ट्यूमर विल बी लेबल्ड एज मीजोथेलियोमा, मीजोथेलियोमा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पेरिकार्डियम का। अब ज़रा नोट्स में से पढ़ लेते हैं। इट हैज़ 2 layers, वन इज़ द सिरस पेरिकार्डियम, वन इज़ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। सिरस पेरिकार्डियम की 2 layers होंगे, विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर। विसरल लेयर को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, इट इज़ अटैच टू द मायोकार्डियम। पैराइटल लेयर को हम कहते हैं इट इज़ अटैच विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम। दोनों के दरमियान कैविटी है विच कंटेन अबाउट अ फ्लूइड ऑफ लेस देन 50 ml, एंड ये प्रोड्यूस होता है बाय ट्रांसुडेशन एंड इट इज़ ड्रेन बाय द लिम्फेटिक्स। दैट्स इट। फिर जो इसका हिस्टोलॉजी है, तो पेरिकार्डियम एक सिरस मेम्ब्रेन है। सिरस मेम्ब्रेन मीन्स हर वो मेम्ब्रेन जिसकी 2 layers होंगे, फॉर एग्जांपल पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, राइट। या हमारे बॉडी में प्लूरा होता है, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, या पेरिटोनियम होता है, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। तो इनको हम कहते हैं सिरस मेम्ब्रेन्स या सिरोजा कहते हैं। एंड इनका जो एपिथेलियम है दैट इज़ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम कहते हैं मीजोथेलियम। What is the function of the pericardium? तो I have just told you कि it allow the ventricles to fill properly। ये ventricles को फिलिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आप इजीली इसको देख सकते हो। इसी डायग्राम को अगर मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो ये देख ले। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर दिल का कौन सा होगा? द इनर मोस्ट लेयर विल बी द एंडोकार्डियम। दिस इज द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के बाद आएगा मस्कुलर लेयर, जिसको हम कहेंगे मायोकार्डियम। फिर मायोकार्डियम के बाद आएगा द विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, देन पैराइटल पेरिकार्डियम, राइट। और इन दोनों के बीच में कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन फ्लूइड। और फिर पैराइटल पेरिकार्डियम के साथ टाइटली अटैच होगा अ लेयर कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये बनता है ब्लड वेसल से, इट इज फाउंड बाय द ब्लड वेसल्स। फ्लूइड यहाँ पे क्या करेगा? ट्रांसुडेट करेगा, ट्रांसुडेशन होती है। और फिर इस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए देयर विल बी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स होंगे जो इस फ्लूइड को क्या करेंगे? ड्रेन करेंगे। दे विल ड्रेन द फ्लूइड, दैट्स इट। तो इसकी बेसिक एनाटॉमी थी। अब हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियम की डिजीज़ को, जिसमें आएंगे डिजीज़ लाइक पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल इफ्यूजन जिसमें फ्लूइड आ जाता है पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट एंड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। वो हम अगले क्लिप में डिस्कस करते हैं। ओके, अब आज डिस्कस करेंगे द डिजीज़ ऑफ द पेरिकार्डियम। एंड डिजीज़ ऑफ द पेरिकार्डियम में हमारा मेन जो टॉपिक होगा दैट विल बी पेरिकार्डाइटिस। What is pericarditis? It is the inflammation of the pericardium. Inflammation of the pericardium. Itis है, right? Inflammation है। और यूजुअली सिरस पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है पेरिकार्डियम का, आपको क्विकली डायग्राम रिकॉल करा के दूँ तो यहाँ पे दिस वाज द एंडोकार्डियम, then we were having the myocardium, and myocardium के बाद the outer layer is the pericardium। ये कौन सा लेयर बनेगा? शाबाश, विसरल लेयर बनेगा। गुड। विसरल लेयर के साथ फिर इसके बाद पैराइटल लेयर बनेगा। एंड इस डिस्कशन में हम फाइब्रस को फिलहाल इग्नोर करेंगे, द फाइब्रस लेयर, ठीक है। प्रीवियस डिस्कशन में अपने फाइब्रस लेयर सीख लिया था। अब ये जो पेरिकार्डियम है, इफ इट गेट्स इन्फ्लेम्ड, अगर ये हो जाए इन्फ्लेम्ड तो इसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। नाउ सवाल ये है कि पेरिकार्डाइटिस होता क्यों है, इसके टाइप्स क्या क्या है, वो एक एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन अब ऑनवर्ड डिस्कशन में मैं पेरिकार्डियम को सिंपल वे में बनाऊंगा लाइक दिस। ये हमारा बनेगा पेरिकार्डियम, ठीक है। तो अब मैं जितने भी डिस्कशंस करूंगा मैं पेरिकार्डियम को ऐसे बनाऊंगा। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि दिस विल बी द विसरल लेयर एंड दिस विल बी द पैराइटल लेयर। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। पेरिकार्डाइटिस को हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन।
यानी इन्फ्लेमेशन कितने अरसे से है। इफ इट इज फॉर लेस देन 3 months तो इट इज लेबल्ड एज acute pericarditis। If the duration is for more than 3 months, then chronic pericarditis। chronic pericarditis। अब कुछ किताबों में मंथ्स के हिसाब से लिखा होता है कि लेस देन 3 months इज acute, कुछ किताबों में लिखा है कि मोर देन 3 months इज chronic, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि लेस देन 4 weeks acute है, 4 to 6 weeks सब acute है, और मोर देन 6 weeks chronic pericarditis है। तो दोनों तरीके आप याद रख सकते हो, बट आई विल फॉलो द मंथ्स। तो मंथ्स में लेस देन 3 months इज acute pericarditis, अगर ड्यूरेशन मोर देन 3 months है तो chronic pericarditis है। देन बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, वजह क्या है वाई देयर इज पेरिकार्डाइटिस। तो इटियोलॉजी के बेस पे इट्स आइदर प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस, प्राइमरी मीन्स कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज, इडियोपैथिक है, पॉसिबली वायरल हो सकता है, एंड देयर इज सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस। सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस मीन्स कि जिसकी कोई अंडरलाइन कॉज हो। अब कॉज क्या क्या हो सकते हैं तो वो आपके नोट्स में अच्छे से मेंशन्ड है, आप ये देख सकते हो। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स में बेस्ड ऑन ड्यूरेशन acute and chronic। acute duration is less than 3 months, chronic duration is more than 3 months। फिर बेस्ड ऑन द etiology प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कॉजेज क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंड माय डियर्स फॉर योर एग्जाम ऑलवेज रिमेंबर इन्फेक्शन में मेनली वायरसेस आपने याद रखने हैं, और वायरसेस में भी कौन सा वायरस आपने याद रखना है अपने एनआरई के लिए या एफसीपीएस के लिए, कॉक्सकी वायरस। ये अलग से नोट करें, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल पेरिकार्डाइटिस इज कॉक्सकी वायरस। आई रिपीट, जुमला लिख लेना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल पेरिकार्डाइटिस इज कॉक्सकी वायरस। अपार्ट फ्रॉम दिस Epstein-Barr virus, BS, cytomegalo, measles, mumps, rubella, but who cares जब कॉक्सिकी मेंशन्ड हो। कॉक्सिक इज हाई यील्ड, ठीक है। देन बैक्टीरियाज है, बैक्टीरियाज में स्टेफ ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोप्लाज्मा, एच इन्फ्लुएंजा, नो नीड रिमेंबर कॉक्सिकी वायरसेस में। देन फंजाई में यू कैन रिमेंबर कैंडिडा। इसके अलावा बैक्टीरियाज में अगर याद रखते हैं तो टीबी ऑर्गेनिज्म है, ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस, टीबी, ठीक है। तो वायरस में प्लीज रिमेंबर कॉक्सिकी वायरस, बैक्टीरियाज में प्लीज रिमेंबर टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉजेज में लेट्स से यूरेमिया है, CKD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हाई यील्ड है ये। हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर एग्जांपल गॉइटर प्लस पेरिकार्डाइटिस। फिर उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज लाइक SLE, you remember from rheumatology, SLE systemic lupus erythematosus, it loves to attack the serous membranes। इस बीमारी में serous membrane पे अटैक होता है, इवन के SLE के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी सेरोसाइटस आ जाता है, एंड पेरिकार्डियम एज अ serous membrane, तो पेरिकार्डाइटिस लाजमी हो जाएगा, ठीक है। हाई यील्ड पॉइंट है ये। उसके अलावा RA है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या ड्रग्स काजिंग SLE में हाइड्रोलाजीन है, आइसोनियाजिड है, इसके अलावा प्रोसेनामाइड है, हाँ, अल्फा मिथाइल डोपा है। दीज आर द ड्रग्स विच कैन काज पेरिकार्डाइटिस। देन MI के बाद हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा इंडिविजुअली। MI के बाद 2 तरह का पेरिकार्डाइटिस होता है, ये भी आपके NRE का क्वेश्चन है, FCPS का। अगर MI के 1 से 3 दिन के अंदर हो जाए, दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, व्हिच आई विल एक्सप्लेन। अगर कुछ हफ्तों के बाद हो जाए, आफ्टर फ्यू वीक्स टू मंथ्स, दैट इज कॉल्ड ड्रसलर सिंड्रोम, या इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। आप ये काइंडली स्टूडेंट सारे जो नोट कर रहे हो, आप अलग से लिख लें। पेरिकार्डाइटिस जुमला लिख लेना जो आप लोग नोट्स में लिखते रहते हो। पेरिकार्डाइटिस occurring 1 to 3 days after MI, pericarditis occurring 1 to 3 days after MI, fibrinous pericarditis, and pericarditis occurring weeks after the MI,
हफ्तों के बाद होगा तो दैट इज कॉल्ड ब्रेसलर सिंड्रोम या ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, नोट कर ले इसको। तो वायरस में कॉक्सिकी आपने नोट कर लिया, बैक्टीरिया में आपने टीबी नोट कर लिया, और एमआई में 1 से 3 दिन के बाद फाइब्रिनस आ गया, एंड कुछ हफ्तों के बाद ब्रेसलर सिंड्रोम या ऑटो इम्यून। कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद हीमोपेरिकार्डियम यानी कि पेरिकार्डाइटिस भी है और उसमें ब्लड भी है, तो उसमें मैलिग्नेंसीज हैं, रप्चर्ड ऑफ द वेंट्रिकल्स है विच आई विल एक्सप्लेन, रप्चर्ड ऑफ द डाइसेक्शंस है विच आई विल एक्सप्लेन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अदर कॉजेज ऑफ पेरिकार्डाइटिस में रेडिएशंस है, सार्काइडोसिस है एंड इडियोपैथिक, रेडिएशंस, सार्काइडोसिस एंड इडियोपैथिक। ठीक है, अब सवाल ये है कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस किस में होगा एंड क्रोनिक में। तो काइंडली नोट कर लो, जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है वो यूजुअली वायरल वगैरह में होगा। हाँ, एक्यूट में यूजुअली आप लोग याद रख सकते हो वायरल पेरिकार्डाइटिस या ये जो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है, बट मोस्टली वायरल याद रखें। क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस में प्लीज़ रिमेंबर टीबी, टीबी याद रखना है अपने, ट्यूबरकुलर, यूरेमिक भी हो सकता है सीकेडी वाले पेशेंट में। ठीक है, इसके अलावा रेडिएशंस है, रेडिएशंस दे कैन रिजल्ट इन क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। तो एक्यूट यूजुअली वायरल होगा, क्रोनिक में यूजुअली आपने टीबी याद रखना है, टीबी के साथ साथ रेडिएशंस याद रखने हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून याद रखना है, पोस्ट सर्जिकल, कोई अब पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है उसके बाद हो सकता है, पोस्ट सर्जिकल भी हो सकता है। तो पोस्ट सर्जिकल है, रेडिएशंस है, यूरेमिया है, टीबी है, ऑल दिस कैन रिजल्ट इन क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट में वायरल हो गया, पोस्ट एमआई हो गया, ये सब जो है ये एक्यूट करवाएंगे। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। अब हाई यील्ड जो एग्जाम के लिए है वो है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, दैट इज समथिंग व्हिच एवरी स्टूडेंट मस्ट नो। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेस पे जो पेरिकार्डाइटिस है उसमें लेट्स से इन्फ्लेमेशन है, जो ब्लड वेसल्स हैं इनसे जो फ्लूइड लीक करेगा, यू नो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन फ्लूइड लीक करता है। रूबर, ट्यूमर, केलर, डेलर आप जानते हो, डेलर मीन ट्यूमर, स्वेलिंग मीन्स एडिमा। तो फ्लूइड तो लीक करता रहता है क्योंकि ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन एक बेसिक कंसेप्ट है कि देयर इज इंक्रीज इन द वस्कुलर परमिएबिलिटी, वेसल्स क्या बन जाते हैं, परमिएबल, तो फ्लूइड लीक करेगा। अब अगर फ्लूइड लीक कराएगा तो दिस फ्लूइड विल अक्यूमुलेट इनसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी। अब सवाल ये है कि ये जो फ्लूइड अक्यूमुलेट करेगा पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, इस फ्लूइड की नेचर क्या है, नेचर ऑफ द फ्लूइड, क्या ये साफ फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड है, या ये इसमें ब्लड है, या इसमें प्रोटीन्स है, या इसमें पस है, क्या है। अगर इस फ्लूइड की नेचर बिल्कुल ये क्लियर फ्लूइड हो, साफ पानी हो, तो फिर हम इसको लेबल करते हैं, अगर ये क्या हो, क्लियर फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड हो। अगर क्लियर फ्लूइड है देन वी लेबल्ड इट एज सीरस पेरिकार्डाइटिस, सीरस पेरिकार्डाइटिस। जब लफ्ज़ इस्तेमाल होगा सीरस पेरिकार्डाइटिस, थिंक ऑफ क्लियर फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। बेशक पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड है, लेयर्स इन्फ्लेम्ड हैं, लेकिन इस इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो फ्लूइड है, द फ्लूइड इज क्लियर, दैट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डाइटिस। और सीरस पेरिकार्डाइटिस की कॉजेज में यू कैन राइट इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं, इसके अलावा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है, या ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है लाइक SLE वगैरह, इसमें भी हो सकता है। नोट दिस थिंग। तो सीरस पेरिकार्डाइटिस। फिर दूसरा इसके बाद जो आएगा दैट इज लेट्स से पेरिकार्डाइटिस है, अगेन वेसल्स आर परमिएबल एंड वेसल से फ्लूइड लीक कर रहा है, देयर इज एक्सुडेशन। लेकिन ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को देख ले कि इसमें एक तो पानी है, वाटर होगा, आएगा पेरिकार्डियल कैविटी में, बट along with द वाटर कंटेंट यहाँ पर लीक करके आएंगे प्रोटीन्स, और वो जो प्रोटीन्स आएंगे ये बेसिकली फाइब्रिन प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स है माय डियर्स? फाइब्रिन।
फाइब्रिन प्रोटीन्स। और ये फाइब्रिन प्रोटीन्स आके दे विल स्टार्ट टू मेक अ मैश, ये मैश बनाएंगे, दे विल स्टार्ट टू मेक अ मैश। और वो पेरिकार्डाइटिस जिसमें फाइब्रिन प्रोटीन्स आने वाले हैं उसको हम लेबल करते हैं फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस आपको कब मिलने वाला है? एक तो कब कहोगे कि ये फाइब्रिनस है? व्हेन देयर इज फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन अगर मौजूद है। एंड नोट दिस डाउन, लेट्स से दिस इज द पेराइटल लेयर, द विसरल लेयर, दिस इज द पेराइटल लेयर, दोनों लेयर्स के बीच में फाइब्रिन प्रोटीन्स मौजूद हैं और इन्होंने एक मैश बनाया हुआ है। तो इट लुक्स लाइक कि दो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, एक स्लाइस विसरल लेयर, एक स्लाइस पेराइटल लेयर, दोनों के बीच में बटर डाला हुआ है। बटर मीन्स फाइब्रिन प्रोटीन्स। तो इस इट लुक्स लाइक ब्रेड एंड बटर, इसलिए इसका दूसरा नाम अक्सर लिखा होता है द ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस, ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस। तो ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस या फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस इज अ सेम थिंग। वो पेरिकार्डाइटिस जिसमें फाइब्रिन प्रोटीन्स आएंगे दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस। और इसके कॉजेज हाई यील्ड है। इसके कॉजेज अगर आपने नोट करने हैं तो इसके कॉजेज में यू मस्ट रिमेंबर वायरल पेरिकार्डाइटिस, वायरल पेरिकार्डाइटिस जो कि यू रिमेंबर कॉक्सिकी वायरस, इट इज आइदर सिरस और फाइब्रिनस, बट मोस्ट इट इज फाइब्रिनस। और अक्सर इसको हम कहते हैं सीरोफाइब्रिनस। सीरोफाइब्रिनस मीन्स कि फ्लूइड भी है, फाइब्रिन भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना अगर किसी टेक्स्ट बुक में लिखा है सीरोफाइब्रिनस। सीरोफाइब्रिनस मीन्स कि सिरस फ्लूइड भी होगा, फाइब्रिन भी होगा, बट फॉर योर एग्जाम रिमेंबर फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस वायरस में। देन यूरेमिया हो गया, सीकेडी इसमें होगा। देन पोस्ट एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद कितने दिन के बाद? 1 to 3 डेज के बाद, 1 to 3 डेज के बाद। तो ये भी फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। इसके अलावा जो एमआई से कुछ हफ्ते के बाद होगा, आफ्टर फ्यू वीक्स, याद है उसको हमने नाम दिया था ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस, या उसको हमने नाम दिया था ड्रेसलर सिंड्रोम। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इन बातों को अच्छे से नोट करो। जो ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस है या ड्रेसलर सिंड्रोम है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट द पेरिकार्डियम एंड वो ऑटो एंटीबॉडीज अटैक करेंगे पेरिकार्डियम पे, तो पेरिकार्डाइटिस होगा और उसमें भी फाइब्रिन आता है। तो असल में वो भी फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ही है। लेकिन जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस का लफ्ज़ हम कहते हैं उसको जो 1 से 3 दिन के बाद होगा, और दूसरे के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑटो इम्यून या ड्रेसलर सिंड्रोम। बाकी दोनों में ही फाइब्रिन आता है, ठीक है, आता दोनों में ही फाइब्रिन है। लेकिन अगर वो कहे फाइब्रिनस कब होगा तो 1 से 3 दिन के बाद, और ड्रेसलर सिंड्रोम वो कुछ हफ्ते के बाद होगा। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम मज़ीद आगे बात करें तो ऐसा भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है जिसमें फ्लूइड तो आएगा ही आएगा, देयर वाज फ्लूइड था मौजूद, लेकिन साथ में न्यूट्रोफिल्स वगैरह भी आ गए थे, न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स क्यों आए थे? क्योंकि अटैक यहाँ पर हुआ था बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियाज, कोई बैक्टीरियाज ने अटैक किया था। एंड यू नो कि न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरियाज के दरमियान जब फाइट होगा, बैक्टीरियाज भी मरेंगे, न्यूट्रोफिल्स भी शहीद होंगे हमारे, तो दोनों तरफ कत्लेआम होगा और बन जाएगा पस। और जब पेरिकार्डाइटिस में पस बन जाए, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पस, तो इसको हम नाम देंगे सप्पुरेटिव पेरिकार्डाइटिस, सप्पुरेटिव पेरिकार्डाइटिस। Suppurative pericarditis is basically a pericarditis having pus,
in the pericardial cavity. तो that is suppurative pericarditis. और of course you know पस कब बनता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में. तो यहाँ पे कॉज में हम याद रख सकते हैं बैक्टीरियाज को हम याद रख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो पेरिकार्डाइटिस होगा वो बहुत सिंपल है, मैं कहूँगा और आप इसको पिक कर लोगे. उस केस में जो पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं चीज़ी मटेरियल मिलेंगे. कैशियस नेक्रोसिस मिलने वाला है, कॉटेज चीज़ या चीज़ी मटेरियल मिलेंगे. यस, कैशियस पेरिकार्डाइटिस. और जो कैशिएटिंग पेरिकार्डाइटिस है, यू नो इट वेरी वेल, कैशिएटिंग पेरिकार्डाइटिस आपको कब मिलने वाला है? टीबी. वेरी गुड. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में. तो कैशिएटिंग पेरिकार्डाइटिस टीबी इन्फेक्शन में. बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सपोरेटिव मिलेगा. वायरल में, यूरीमिया में, पोस्ट एमआई या ऑटोइम्यून में फाइब्रिनस, इडियोपैथिक या हार्ट फेलियर एसएलई वगैरह में सीरस पेरिकार्डाइटिस मिलेगा. ठीक है. उसके बाद वन मोर इफ आई एड, दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड आ चुका है, आरबीसीज आ चुके हैं. अगर आरबीसीज आ चुके हैं तो इसको हम कहेंगे हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस. फ्रैंक ब्लड आ चुका है, फ्रैंक ब्लड, ओपन ब्लड आ चुका है, दैट इज कॉल्ड हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस. एंड हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस यूजुअली आपको मिलेगा इन केस ऑफ मैलिग्नेंसीज हो या रप्चर्ड अवोटिक डाइसेक्शन हो, जो हम अलग पढ़ेंगे. अवोटिक डाइसेक्शन अगर रप्चर्ड हो जाए, या देयर इज सम रप्चर्ड ऑफ द वेंट्रिकल्स रप्चर्ड हो जाए, विच आई विल टीच यू इंशाल्लाह. क्लासरूम में आपको मैं पढ़ाऊँगा एमआई के टॉपिक में. तो हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा. विच टाइप ऑफ पेरिकार्डाइटिस? हेमोरेजिक. ठीक है. उसमें ब्लड आने वाला है. उसके अलावा अनदर वन इज सेरोसंग्विनियस पेरिकार्डाइटिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरोसंग्विनियस पेरिकार्डाइटिस? ये भी ज़रूरी है समझना स्टूडेंट्स के लिए. सेरोसंग्विनियस इट इज बेसिकली वो पेरिकार्डाइटिस है जिसमें पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड तो है, लेकिन यहाँ पे फ्रैंक ब्लड नहीं है. आप देखिए ऊपर में फ्रैंक ब्लड था ना, पूरे आरबीसीज थे. यहाँ पे आरबीसीज भी हैं, साथ में क्लियर फ्लूइड भी हैं. देयर इज सम क्लियर फ्लूइड आल्सो. अक्सर हम कहते हैं ब्लड टिंच्ड फ्लूइड है, ब्लड टिंच्ड सीरस फ्लूइड. तो इसको हम कहते हैं सेरोसंग्विनियस पेरिकार्डाइटिस. ये भी आपको मिल सकते हैं इन द केस ऑफ मैलिग्नेंसीज, इन द केस ऑफ टीबी इन्फेक्शन, और ट्रॉमा के बाद मिल सकता है आफ्टर सम ट्रॉमा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अब देखिए ये थी मॉर्फोलॉजी आपके सामने है. नेवर फॉरगेट, सीरस पेरिकार्डाइटिस में क्लियर फ्लूइड था, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस में फाइब्रिन आएगा जो मैश बनाएंगे, ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस होगा, कैशिएटिंग में चीज़ मटेरियल होगा, सपोरेटिव में पस बनेगा, हेमोरेजिक में फ्रैंक ब्लड आएगा, एंड सेरोसंग्विनियस में ब्लड टिंच्ड फ्लूइड होगा. नाउ लेट मी टीच यू दिस फ्रॉम द नोट्स. अब नोट्स से क्विक रीड दे रहते हैं, तो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, अभी आप देख लो सारे. द फर्स्ट वन इज सीरस पेरिकार्डाइटिस. कॉजेज में क्या लिखे? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपोएल्बुमिनीमिया. काइंडली वायरसेस को यहाँ से काट दो, ठीक है, क्योंकि वायरसेस को हमने फाइब्रिनस में डाल दिया था. फ्लूइड कंटेंट में क्या होगा? सीरस फ्लूइड होगा, क्लियर फ्लूइड होगा. ठीक है. फिर म्यूकोपुरुलेंट या सपोरेटिव में क्या था? ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज थे, और उसमें क्या था? पस मौजूद था. जब पस मौजूद है तो इसको हम क्या कहते हैं? सपोरेटिव. देन फाइब्रस नहीं, स्पेलिंग ठीक कर लेना, इट इज़ फाइब्रिनस.
फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस के कॉजेज में यूरेमिया है, एसएलई, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पोस्ट एमआई, ड्रेसलर सिंड्रोम, ऑफ कोर्स वायरसेस को भी यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसमें फाइब्रिन प्रोटीन ज़्यादा होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द परमेबिलिटी। और जो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। उसके बाद कैशियस पेरिकार्डाइटिस, टीबी इज द कॉज। कैशियस नेक्रोसिस होगा उसमें विच विल लुक लाइक चीज़ी मटेरियल। हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस में बेसिकली क्या होगा, ब्लड आएगा, देयर विल बी फ्रैंक ब्लड मौजूद है। एंड जो सीरोसंगविनियस है इसमें टीबी, मैलिग्नेंसी, एमआई वगैरह लिखा हुआ है। फ्लूइड कंटेंट सीरस फ्लूइड एंड आरबीसी, यानी ब्लड टेंच्ड फ्लूइड होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली आ गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। एंड प्लीज़ इसको नोट्स में अच्छे से रिवाइज कर लो, आपके पेपर का पक्का MCQ से आने वाला है। फिर सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि आउटकम क्या होगा, व्हाट इज़ द आउटकम। तो प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी पेरिकार्डाइटिस होगा ना, इसके आउटकम क्या क्या होंगे। तो आउटकम वन इज कंप्लीट रेजोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट रेजोल्यूशन? कंप्लीट रेजोल्यूशन मीन कि भाई इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगा, वो जो फ्लूइड वगैरह आ चुके थे वो ख़त्म हो जाएंगे, निकल जाएगा और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, कंप्लीट रेजोल्यूशन होगा। और ये आपको यूजुअली किस में मिल सकता है, फॉर एग्जांपल जो सीरस पेरिकार्डाइटिस है, सीरस यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है, वो इतना कोई डेंजरस नहीं है, इट विल रिजॉल्व यूजुअली स्पॉन्टेनियसली। या जो दूसरा है द फाइब्रिनस वन, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी रिजॉल्व हो सकता है। कब रिजॉल्व हो सकता है? दैट्स वेरी सिंपल। अब देखें, जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाएंगे आपके मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस इन फाइब्रिनस को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद डिजॉल्व कर देंगे एंड देयर विल बी रेजोल्यूशन। तो फाइब्रिनस में भी आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। फिर इवन के ये जो कैशियस था, इफ यू ट्रीट इट टाइमली तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। इट विल आल्सो रिजॉल्व इफ यू ट्रीट इट टाइमली एंड इवन सेपरेटिव, you just need to treat them timely treat करोगे तो they can resolve। लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं होंगे तो then they can progress, और अगर ये प्रोग्रेस करेंगे तो they can result in chronic pericarditis। chronic pericarditis, और आप बहुत समझदार हो, chronic pericarditis क्या था, ड्यूरेशन मोर देन 3 months, एंड यू नो व्हाट, क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस की आउटकम कभी भी रेजोल्यूशन तो हो नहीं सकती। व्हेनेवर द इन्फ्लेमेशन इज क्रोनिक, जब भी इन्फ्लेमेशन क्रोनिक होगा, द आउटकम इज यूजुअली द फॉर्मेशन ऑफ स्कार, फाइब्रोसिस हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो दोनों लेयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों लेयर जो है, इनमें देयर विल बी नाउ डिपोजिशन ऑफ कोलाजन वगैरह, फाइब्रस टिश्यूज डिपॉजिट होंगे एंड एक्सटेंसिव हो जाती है फाइब्रोसिस। कोलाजन डिपोजिशन होगी, दिस विल रिजल्ट इन फाइब्रोसिस हो जाती है। तो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस का तो आउटकम एक ही है, दैट इज फाइब्रोसिस, ठीक है। और हाँ, आपके अगले टॉपिक के लिए आपका मैं एक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बेस बना दूं। अगर क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस में हो रही है फाइब्रोसिस, तो उस फाइब्रोसिस की वजह से ये जो दोनों लेयर्स है, द पैराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर, दे विल स्टिक, ये चिपक सकते हैं। अब आप बता दो, ये 2 लेयर्स हैं, दे विल स्टिक टू ईच अदर, और जब ये स्टिक हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, एडहियर हो जाएंगे, दोनों लेयर्स आपस में चिपक चुके हैं, कैविटी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर हम कहते हैं एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस। एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस, एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस, मुश्किल था समझना, नोप। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ रिकॉल करें, आपको पढ़ाया गया था कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है, ये आपके वेंट्रिकल्स को स्पेस प्रोवाइड करती है जब आपके वेंट्रिकल्स फिल हो रहे होते हैं। अब दिस इज द वेंट्रिकल, ये वाल्व्स ओपन रखे, ब्लड आना चाहता है वेंट्रिकल्स में, तो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आना चाहेगा, वेंट्रिकल्स विल डायलेट
डिस्टेंट होंगे और इनको डिस्टेंट होने के लिए चाहिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस कौन देता है? पेरिकार्डियल कैविटी। लेकिन अगर ये एडिशन हो जाए, एडिशन, और इस एडिशंस की वजह से अब ये आपके वेंट्रिकल्स को डायलेट होने ना दे, अगर ये वेंट्रिकल्स को डायलेट होने ना दे तो फिर मसला क्या आएगा? मैं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ सिंप्लीफाई कर देता हूँ और आसान हो जाएगा। जिब्रान इधर आ जाओ, नहीं डोंट ऑफ, आ जाओ। अब ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम हेल्पर की ज़रूरत ले ले, हमें चाहिए हेल्पर। सी ये मेरे वेंट्रिकल्स है राइट, और ये वेंट्रिकल्स डायलेट होना चाहते हैं जब ये फिलिंग हो रही होती है, और जब फिलिंग होती है तो वेंट्रिकल्स नीड स्पेस। स्पेस बार कौन प्रोवाइड करेगा? पेरिकार्डियल कैविटी प्रोवाइड करती है। अब लेट्स सपोज ये दो हाथ है, हाँ, ये वेंट्रिकल की कैविटी है, ये क्या होना चाहेंगे? डायलेट टू अकोमुलेट द ब्लड। लेकिन अगर बाहर पेरिकार्डियल कैविटी में हो चुकी एडिशंस और वो सख्त हो चुकी है तो इस वेंट्रिकल्स को डायलेट होने नहीं देंगे। इवन दो के वेंट्रिकल्स डायलेट होना चाहेंगे, फिल होने के लिए डिस्टेंट होना चाहेंगे, लेकिन बाहर उसको कोई स्पेस नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलनी। जब जगह नहीं मिलेंगी तो वेंट्रिकल्स ठीक से फिल नहीं होंगे। क्यों फिल नहीं होंगे? क्योंकि भाई अब ब्लड आने के लिए स्पेस नहीं है वेंट्रिकल्स में। हम कह सकते हैं कि पेरिकार्डियल कैविटी आपके वेंट्रिकल्स को क्या कर रही है? अब कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, समथिंग इज कॉन्स्ट्रिक्टिंग, बाहर से दबा रही है आपके वेंट्रिकल्स को, और इस फिनोमेना को फिर हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि अब वेंट्रिकल जो है ये वेंट्रिकल्स ठीक से फिल नहीं होने वाले। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस बिकॉज दे विल कॉन्स्ट्रिक्ट, यू नो, बैंड की तरह, रबड़ बैंड की तरह एक चीज़ को आप कॉन्स्ट्रिक्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो अब कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हम तब कहेंगे जब एडिशंस के बाद ventricles fails to distend during diastole, डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल्स को स्पेस नहीं मिलने वाला, और वो वेंट्रिकल जो प्रॉपर्ली नॉर्मली डिस्टेंड होते हैं, ये नॉर्मली उनको कैविटी स्पेस दे रही होती है। अब कैविटी स्पेस दे नहीं रही, तो अब देख लो कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स को इनफ टाइम नहीं मिलने वाला, एंड वेंट्रिकल्स ठीक से, लेट मी मेक इट इन ब्लैक, हाँ, दिस इज द एट्रियस एंड दिस आर द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स को स्पेस नहीं मिलने वाला बिकॉज बाहर से कंस्ट्रिक्शन हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है तो वी कॉल इट कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। यस, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, इस पे अलग लेक्चर आने वाला है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। और डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन भी होती है, देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, और आप के अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाए पेरिकार्डियल कैविटी में, सी लेट मी अगेन मेक द पेरिकार्डियल कैविटी फॉर यू। ये पेरिकार्डियल कैविटी है और इस कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाए, मिकदार ज़्यादा हो, तो अब ये जो फ्लूइड है ये भी दिल को कंप्रेस कर सकता है। इधर तो कंप्रेशन हो रही थी बिकॉज ऑफ हार्डनिंग, सख्त होने की वजह से थी, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड कंप्रेस करेगा। एंड आप लोग बता दें मुझे, अगर मैं फ्लूइड की वजह से कंप्रेशन हो रही है तो अब क्या होगा? ये जो पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम है, ये मज़ीद अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, क्योंकि बाहर बहुत सारा क्या मौजूद है? फ्लूइड, लॉट्स ऑफ फ्लूइड, राइट, या ब्लड या फ्लूइड, वट एवर इट इज़, बट इट इज़ फ्लूइड। और अब ये आपके वेंट्रिकल्स को, ये देख लो, दीज आर द एट्रियास बट दीज आर द वेंट्रिकल्स, एंड पोर वेंट्रिकल्स अब दोबारा देखिए कंप्रेस हो चुके हैं कंप्रेस। तो अगर वेंट्रिकल्स कंप्रेस है, क्या वेंट्रिकल्स ठीक से खुद को फिल कर सकते हैं? नो, अगेन देयर इज कंप्रेशन ऑफ द हार्ट, बट दिस कंप्रेशन इज acute, it is not chronic, and it is because of the volume of the fluid वेंट्रिकल्स को कंप्रेस करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं टम्पोनेट, कार्डियक टम्पोनेट, जिस पे अलग लेक्चर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कार्डियक टम्पोनेट है, ये कार्डियक टम्पोनेट होगा। तो आउटकम में इट्स आइदर रेजोल्यूशन और क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टम्पोनेट। तो ये भी आपने सीख लिया है। अब अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स को। कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करने के लिए पहले हम पेरिकार्डाइटिस को डिवाइड कर लेंगे दो कैटेगरीज में।
एक को हम कहते हैं ड्राई पेरिकार्डाइटिस और एक को हम नाम देंगे वेट पेरिकार्डाइटिस। अब ये ड्राई एंड वेट पेरिकार्डाइटिस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे में पेरिकार्डाइटिस है यानी इन्फ्लेमेशन है, द पेरिकार्डियम इज इन्फ्लेम्ड, लेकिन इस इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ नो इफ्यूजन, नो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, यानी कैविटी में ज़्यादा फ्लूइड नहीं है। एंड वेट, ऑफ कोर्स वेट पेरिकार्डाइटिस मीन्स कि देयर इज पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के साथ साथ फ्लूइड भी आ चुका है, यानी पेरिकार्डाइटिस विद इफ्यूजन, विद इफ्यूजन, विद इफ्यूजन, तो हम कह देंगे वेट पेरिकार्डाइटिस। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, बहुत ही सिंपल है। दोनों कंडीशंस देखें, इन्फ्लेमेशन है तो फीवर तो होगा, तो देयर विल बी फीवर, यहाँ पर भी फीवर होगा पेशेंट को, यहाँ पर भी फीवर होगा। अलॉन्ग विद द फीवर यहाँ पे भी चेस्ट पेन होगा, यहाँ पर भी चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन। यहाँ पे चूंकि फ्लूइड नहीं है तो दोनों लेयर्स, द विसरल लेयर एंड द पैराइटल लेयर, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे, और जब रब करेंगे तो उससे फ्रिक्शन या रगड़ ज़्यादा होगी एंड उससे एक आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन रब, फ्रिक्शन रब, फ्रिक्शन रब का आना। जब हम क्या करेंगे, अस्कल्टेट, लेट्स से हमारा स्टेथोस्कोप है एंड वी आर अस्कल्टेटिंग द चेस्ट ऑफ द पेशेंट, अस्कल्टेट कर रहे तो हमें एक रब सा साउंड फील हो रहा है। एंड रब किस तरह महसूस होगा, अपने कान को पकड़ के स्लाइटली रब करें, ये जो आवाज़ आएगा दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन रब, फ्रिक्शन रब। इस केस में चूंकि फ्लूइड मौजूद है तो फ्लूइड की वजह से रब तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जो हर्ट साउंड्स है वो ठीक से सुनाई नहीं देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मफल्ड हर्ट साउंड्स, मफल्ड हर्ट साउंड। S1 S2 जो लुप डुप है वो क्या होंगे, मफल्ड होंगे। इफ वी अस्कल्टेट, अस्कल्टेशन पे द हर्ट साउंड्स विल बी मफल्ड। ठीक है, ये तो हो गया। अब सवाल ये है कि जो चेस्ट पेन है, पेरिकार्डाइटिस वाला चेस्ट पेन, उसको हम कैसे करेंगे डेमोन्स्ट्रेट। तो आपको मैंने पढ़ाया है क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, कि जब भी पेन होगा उसके लिए हम फॉलो करते हैं सोक्रेट्स। अब सोक्रेट्स में S से आएगा साइट, किस जगह पे दर्द होगा, तो ऑफ कोर्स रेट्रोस्टर्नल होगा, रेट्रोस्टर्नल बिहाइंड स्टर्नम, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, सेंट्रल चेस्ट पेन बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में होगा, रेट्रोस्टर्नल सेंट्रल चेस्ट पेन। अलॉन्ग विद दिस O से ऑनसेट, ऑनसेट में यानी कैसे शुरू हुआ, तो सडन ऑनसेट होगा। फिर C से कैरेक्टर, ये दर्द किस तरह का महसूस होगा मरीज को, तो इट इज़ बेसिकली शार्प पेन। ठीक है, ये शार्प प्रिकिंग पेन होता है। अब हम इंशाल्लाह जब आगे पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI, तो MI का दर्द भी सडन होता है, वो भी रेट्रोस्टर्नल होता है लेकिन वो डल होता है। ये शार्प पेन होगा, एगोनाइजिंग पेन होगा, बढ़ने वाला पेन। देन R से रेडिएशन, क्या ये दर्द किसी जगह पे रेडिएट करने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल जो MI का पेन होगा वो रेडिएट करेगा टू द लेफ्ट शोल्डर एंड टू द लेफ्ट आर्म, तो ये पेन भी रेडिएट कर सकता है। ठीक है, इट कैन आल्सो रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म शोल्डर, बट डोंट कंफ्यूज दिस विद द पेन ऑफ MI, वो डल है, ये शार्प है। फिर आगे और बातें देख लें। ऐसे एसोसिएटेड फीचर्स, दर्द के साथ मरीज को और क्या फील होगा, तो उसको नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, राइट, बुखार है, टेम्परेचर है उसको। अब MI में तो टेम्परेचर नहीं होगा, MI में तो बुखार नहीं होगा, राइट, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन है तो इसमें टेम्परेचर होगा। बी विजिलेंट, एक्टिव रहे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर A से T से टाइमिंग, टाइमिंग मीन ये दर्द कब से है, ड्यूरेशन पूछेंगे, तो ऑफ कोर्स इट इज़ अक्यूट
acute पेन होगा। देन नेक्स्ट वन इज इस exacerbating फैक्टर। अब ये वो पॉइंट है जिस पे आप पिक कर लोगे इजीली MCQ को। exacerbating एंड alleviating फैक्टर। alleviating मीन्स कम करने वाली चीज़ें। इन शॉर्ट, किस चीज़ से ये दर्द ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, exacerbate हो जाता है, और किस चीज़ से ये दर्द कम हो जाता है यानी alleviate हो जाता है। कम होना एज alleviating, ठीक है। तो exacerbation किस पे होती है? हाउ डज दिस पेन exacerbate? द आंसर इज ऑन इंस्पायरेशन। सांस लेने से दर्द ज़्यादा होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लाइंग फ्लैट, सीधा लेटने से यह दर्द ज़्यादा होगा। प्लीज़ नोट इट केयरफुली। सांस लेने से और लेटने से दर्द में इजाफा होना, पेन पेरिकार्डाइटिस से। एंड इट विल बी रिलीव्ड, बेहतर होगा किस चीज़ से? इट विल बी रिलीव्ड ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड, बेंडिंग फॉरवर्ड या ऑन सिटिंग। मरीज कहेगा लेटने के बाद बैठ जाऊं या बैठने के बाद आगे झुकूं, आगे झुकने से दर्द कम हो जाएगा। बेंडिंग फॉरवर्ड पे ये बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब आप लेट जाते हो तो आपका दिल पेरिकार्डियम के साथ इन कंटैक्ट में आता है, उससे दर्द ज़्यादा होगा। जो एरिया इन्फ्लेम्ड है उसको टच करोगे तो दर्द ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये मरीज़ बैठेगा या आगे झुकेगा तो दिल का जो मायोकार्डियम है उसका पेरिकार्डियम के साथ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कम हो जाता है। जब पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कम होगा तो इन्फ्लेम्ड एरिया टच नहीं होगा, जब वो टच नहीं होगा तो दर्द कम हो जाता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। तो बेंडिंग फॉरवर्ड पे दर्द का बेहतर हो जाना, लेटने से सांस लेने से दर्द का ज़्यादा हो जाना। इट्स द पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, दैट्स इट। क्रंच पॉइंट है आपके MCQ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सिवियरिटी। सिवियरिटी मीन शिद्दत। मरीज से पूछेंगे 1 से 10 के रेंज में आप अपने इस दर्द को कितने नंबर दोगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। 1 सबसे कम दर्द माइल्ड पेन, 10 सीवियर पेन। ऑफ कोर्स इट इज सीवियर पेन, मरीज को शदीद दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉक्रेट्स क्लिनिकल फीचर्स में। सेम यहाँ पर भी चेस्ट पेन होगा तो सेम फीचर्स होंगे, बस फ़र्क इतना कि इसमें साउंड मफल्ड होंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रब मिलेगा। अब अगर आपने ये सीख लिए है तो कंग्रेचुलेशन, आपने एक MCQ तो पिक कर लिया है। नोट्स में से पढ़ लेते हैं। नोट्स में आप देखें ड्राई पेरिकार्डाइटिस, चेस्ट पेन लिखा हुआ है, फीवर है, रब है। यहाँ पर भी चेस्ट पेन, मफल हार्ट साउंड एंड फीवर है, ठीक है। और फीचर्स में डिस्पनिया, हिकअप्स वगैरह भी हो सकते हैं। और सॉक्रेट्स निमोनिक, इसको थोड़ा ठीक कर देना, मैंने जो उधर अलग से लिखवा दिया है ये ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ ले आप लोग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इन्वेस्टिगेशंस। हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करने वाले हैं? तो ऑफ कोर्स CBC करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसमें WBC रेज्ड होगा, ESR इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज्ड होंगे, CRP रेज्ड होगा। जो ड्राई पेरिकार्डाइटिस है उसमें चूँकि फ्लूइड नहीं था इसलिए एक्सरे में कोई फ्लूइड नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सरे में चूँकि इफ्यूजन है तो हमें कार्डियक शेडो इनलार्ज नज़र आएगी। इनलार्ज कार्डियक शेडो लाइक अ बॉटल साइन। मस्क जानते हो आप लोग, जिसमें पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में पानी डालते थे, इस तरह इनलार्ज एरिया होगा, उसमें फ्लूइड है। तो दैट इज़ बेसिकली इन द केस ऑफ इफ्यूजन। फिर उसके बाद ECG, हाई यील्ड पॉइंट, वेरी वेरी हाई यील्ड पॉइंट। अगर हम करेंगे ECG तो पेरिकार्डाइटिस में ECG में क्या फाइंडिंग मिलेंगे? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ECG में आपको मिलती है, सी दिस इज द P वेव, Q वेव, R वेव, ST वेव, राइट। अब यहाँ पे ST सेगमेंट विल बी एलिवेटेड। ST सेगमेंट क्या होगा? एलिवेटेड, ST एलिवेशन। आपको ST एलिवेशन मिलती है। अब फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर चेस्ट पेन है, रेट्रोस्टर्नल है और ST एलिवेशन, तो ST एलिवेटेड MI में भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पेन शार्प होगा, वो डल होगा। इसमें टेम्परेचर भी है, उसमें टेम्परेचर नहीं होगा। ये झुकने से बेहतर होगा, लेटने से वर्स होगा। MI का पेन झुकने से बेहतर नहीं होता, ठीक है। फिर जो ST सेगमेंट एलिवेशन है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि दिस एलिवेशन विल बी डिफ्यूज़। क्या मतलब डिफ्यूज़ होगा? हर एक लीड में मिलेगा। लीड 1, 2, 3, V1, V2, V3, V4, V6, AVR, AVL, AVF, जितनी भी ECG की लीड्स हैं, हर एक लीड में एलिवेशन मिलती है। लेकिन जो
MI वाली एलिवेशन है वो एक स्पेसिफिक लीड में मिलेगी। फॉर एग्जांपल इंफीरियर वाला MI है तो 2-3 AVF में मिलेगा, लेटरल वाला MI है तो 1 AVL है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लीड में एलिवेशन MI में होगी। यहाँ पे पूरे डिफ्यूज हर एक लीड में एलिवेशन है, डिफ्यूज एलिवेशन, डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग। अनदर पॉइंट इज कि यहाँ पे जो ST सेगमेंट एलिवेशन होती है ना, ये कनकेव होती है, ऐसे कनकेव, जिनको हम कहते हैं स्माइली फेस वाली एलिवेशंस, लाइक अ स्माइली फेस एलिवेशन। एलिवेशन की कनकेविटी होती है और लुक लाइक स्माइली फेस। जो हम पढ़ेंगे बाद में इंशाल्लाह MI वाली, ये कनकेव एलिवेशंस है, कनकेव एलिवेशन, स्माइली फेस वाली, ठीक है। जो MI वाली एलिवेशन है, MI इज अ सैड कंडीशन, राइट, तो उसमें एलिवेशन इज कन्वेक्स, सैड फेस वाली, जैसे बंदे ने सैड इमोजी बनाई हो, सैड एलिवेशंस, कन्वेक्स एलिवेशंस इन MI, कनकेव एलिवेशन इन पेरिकार्डाइटिस, तो कनकेव एलिवेशन, डिफ्यूज एलिवेशंस। प्लस इसमें साथ में PR सेगमेंट डिप्रेस भी हो सकता है, PR डिप्रेशन, T वेव इन्वर्जन भी मिल सकती है, बट ऑफ कोर्स कॉमन थिंग्स आर कॉमन। थिंक अबाउट कनकेव ST सेगमेंट एलिवेशन जो कि डिफ्यूज होती है। और अगर फ्लूइड मौजूद है ना, तो फ्लूइड की वजह से आपको एक और फाइंडिंग मिलती है जो हम आगे पढ़ेंगे टेम्पोनेट वगैरह में भी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस? अल्टरनेटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कुछ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ बनेंगे, कुछ नीचे की तरफ बनेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये ST एलिवेशन। अब ESR रेस्ट, CRP रेस्ट, ये तो MI में नहीं होगा, ये इसमें होगा। ST सेगमेंट एलिवेटेड है, डिफ्यूज एलिवेशन है, हर एक लीड में एलिवेशन है, कनकेव एलिवेशन है, स्माइली फेस वाली एलिवेशन है, तो पेरिकार्डाइटिस, स्माइल इट्स पेरिकार्डाइटिस, सैड इट्स MI इज अ सैड कंडीशन, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिख के लो वोल्टेज ECG मिल सकती है इन केस ऑफ फ्लूइड, ओके, एंड कंफर्म इको पे करेंगे, अगर इफ्यूजन है तो इको भी करेंगे, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस। ट्रीटमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस भी ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट में सिम्टम्स को कम करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में NSAIDs है, पेन किलर्स है, NSAIDs, चाहे वो नेप्रोक्सिन हो, ब्रोफिन हो, एस्पायरिन हो, NSAIDs, ठीक है। NSAID इज द फर्स्ट लाइन टू कंट्रोल द पेन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में NSAIDs है। फिर टू प्रिवेंट रीअकरेंस, आप प्रिवेंट करना चाहते हो रीअकरेंस को, तो उसमें फिर हम ऐड करते हैं कॉल्चिसिन को, कॉल्चिसिन 500 माइक्रोग्राम OD या BD में हम देते हैं। उसके अलावा अगर वो कहे कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक SLE, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो देन स्टेरॉइड्स भी हैं, वी कैन ऐड स्टेरॉइड्स। सिम्टोमेटिकली NSAIDs थे। वो कहे पोस्ट MI हुआ है तो उसमें भी NSAIDs हम देंगे, बट इस केस में अवॉइड करेंगे स्टेरॉइड्स को कुछ दिनों के लिए। क्यों अवॉइड करेंगे स्टेरॉइड्स को? बिकॉज इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ रप्चर, ठीक है। इसके अलावा अगर यूरीमिया है, CKD है, यूरीमिया CKD, तो उस केस में डायलिसिस है जो हम करेंगे, डायलिसिस। क्लियर हो गया? तो ये मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अभी अगर मैं आपको बुक के हिसाब से भी समझा दूँ तो यहाँ पे देख लो कि ट्रीटमेंट में क्या लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेशन दे सकते हैं फॉर SLE, डायलिसिस करेंगे यूरीमिया के लिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एस्पायरिन है, पोस्ट MI के लिए भी हम क्या देंगे, पोस्ट MI पेरिकार्डाइटिस के लिए अगेन एस्पायरिन NSAIDs, फॉर वायरल पेरिकार्डाइटिस भी वही करेंगे, या फॉर ड्रेसलर सिंड्रोम। And avoid corticosteroids within few days after MI because it will increase the risk of rupture. अगर इडियोपैथिक है तो अगेन NSAIDs, ठीक है। हर एक चीज़ में क्या आ रहा है, NSAIDs आ रहे हैं, तो डू रिमेंबर NSAIDs मेन चीज़ है यहाँ पे जो हमने देने हैं मरीज़ को। ये हो गया ट्रीटमेंट वाला पॉइंट। ट्रीटमेंट वाला पॉइंट भी आपने पढ़ लिया है। और अब ज़रा MCQs पीरियड कर लेते हैं। A 35-year-old male presented to the ER with the complaints of retrosternal chest pain radiating to the back plus shoulder. The pain is aggravated by lying flat
and relieved by leaning forward. ECG shows diffuse ST segment elevation. Diagnosis will be acute pericarditis. Acute management, symptomatic management में NSAIDs to prevent reoccurrence, colchicine. Autoimmune disease में steroids, MI में steroids को अवॉइड करेंगे, MI में भी NSAIDs ही देंगे, एंड वायरल में भी NSAIDs देंगे, इडियोपैथिक में भी NSAIDs देंगे. यूरेमिया तो डायलिसिस, ठीक है. यूरेमिया में तो CKD में तो NSAID नहीं दे सकते, तो डायलिसिस है. दैट्स इट. ये आपका हो गया पेरिकार्डाइटिस. एंड ट्रस्ट मी, आपके कमिंग पेपर में 1 या 2 MCQs पेरिकार्डाइटिस पे लाजमी होंगे. गुड लक, अच्छे से इसको रिवाइज कर लो.